नमस्कार, मैं अजीत कुमार। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से होगा, जिसमें 50 प्रश्न करवाए जाएंगे और यह वीडियो पार्ट 1 के नाम से जाना जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर जो बराबर होगा, आपके ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, जो कि बजट घाटा है, बी राजकोषीय घाटा, सी राजस्व घाटा, डी घाटे का बजट। ऐसा कौन सा घाटा है जो कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, जिसमें आपको चुनना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट घाटा। देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, बी सार्वजनिक उद्यमों का लाभ और लाभांश, सी जनता से सरकार की उधारियां, डी संपत्ति कर प्राप्तियां। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनता से सरकार की उधारियां। अगला प्रश्न। बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? ऑप्शन ए, बजट घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियां, बी बजटीय घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियां, सी पूंजी घाटा प्लस राजस्व घाटा, डी प्राथमिक घाटा माइनस पूंजी घाटा। तीसरा प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बजटीय घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियां। चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का अंग नहीं है? ऑप्शन ए, ऋण अदायगी, बी राज्य सरकारों को दिए गए ऋण, सी सहायिका, डी विद्यालय शिक्षकों की भर्ती। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋण अदायगी। यह राजस्व व्यय का नहीं बल्कि पूंजी व्यय का अंग है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थदंड, बी सार्वजनिक उपक्रम का विक्रय, सी सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त लाभांश, डी निगम कर। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रम का विक्रय। छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन ए, करारोपण नीति, बी व्यापार नीति, सी सार्वजनिक ऋण नीति, डी सार्वजनिक व्यय नीति। छठा प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर होगा बी, व्यापार नीति। सातवां प्रश्न देखेंगे। राजस्व प्राप्ति और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों तथा कुल व्यय जिसमें से अदायगियों को घटाकर ऋणों को शामिल किया गया है के बीच के अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन ए, राजस्व घाटा, बी प्रभावी राजस्व घाटा, सी राजकोषीय घाटा, डी प्राथमिक घाटा। प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना संघीय बजट 2017-18 में समाप्त कर दी गई? ऑप्शन ए, अग्रिम अनुज्ञप्ति योजना, बी शुल्क मुक्त आयात अनुज्ञप्ति योजना, सी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र योजना, डी निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना।
इसमें सही उत्तर चुनिए। जी हाँ, इस 8वें प्रश्न में देखिए, इसमें आयोग ने ऑप्शन डी को सही उत्तर माना है, लेकिन इस योजना को 2015 से लेकर 20 तक चलाया गया और बाद में इसे 21 मई 2021 तक आगे बढ़ा भी दिया गया था। मतलब 2021 तक ये योजना चल रही थी, लेकिन फिर भी अगर इसमें 2017-18 दिया गया है तो उस पर आप ध्यान न दीजिएगा। बाकी ये जो तीनों योजनाएं हैं ए बी सी, इस दिए हुए पीरियड के काफ़ी बाद तक चली थी, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे 9वां प्रश्न, भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन ए 1957 से 1958, बी 1967 से 1968, सी 1977 से 1978, डी 1987 से 1988। ये वित्तीय वर्ष हैं, उसमें आपको बताना है कि शून्य आधार बजट किस वर्ष से या किस वित्त वर्ष से शुरू किया गया था। और इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 से 1988 का वित्त वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकोषीय घाटे की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? ऑप्शन ए राजस्व और ब्याज प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटाएं, बी राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियों में से कुल व्यय को घटाएं, सी प्राप्तियों में से पूंजीगत लेखा में संवितरण को घटाएं, डी कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटाएं। सवाल है आपका राजकोषीय घाटे की अवधारणा। जी हाँ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और अन्य वसूलियों में से कुल व्यय को घटाएं। देखेंगे अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित है? ऑप्शन ए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों का अनुदान, बी सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, सी आर्थिक सेवाओं पर व्यय, डी रक्षा व्यय। 11वां का सही उत्तर देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रक्षा व्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सार्वजनिक व्यय को पूंजी और राजस्व में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्व व्यय हैं या हैं? एक है राज्य सहायता, दूसरा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान, तीसरा मजदूरी और वेतन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अपने ऑप्शंस देख लीजिए और प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि सी। देखेंगे अगला प्रश्न, पिछले दशक में भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया? ऑप्शन ए दूर संचार क्षेत्र, बी रक्षा क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी बीमा क्षेत्र। तेरहवां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था। आगे एक प्रश्न देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक बनती जा रही है। इसे निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसको आप ध्यान से पढ़कर उसके बाद ऑप्शंस आपने देख लीजिए। ए बी सी 3 ऑप्शन आपके यहाँ हैं। चौथा ऑप्शन जो डी है वो यहाँ है, जिसमें 2 और 3 है। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ हैं। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। देखेंगे 15वां प्रश्न, सरकारी बजट में
निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्राप्तियां हैं? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा अन्य पक्षों को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां। बी, लोक उद्यमों का लाभांश और लाभ। सी, जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। डी, संपत्ति कर प्राप्तियां। 15वां में सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अगला प्रश्न, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। बजट का जेंडर विश्लेषण, महिला के लिए एक अलग बजट तैयार करना। तीसरा, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में जेंडर बजटिंग अपनाया था। आपके कूट इस प्रकार हैं, उसको ध्यान से पढ़कर फिर उत्तर दीजिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक घाटे की माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। बी, बजट घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सी, बजट घाटा प्लस कुल उधार राशि। डी, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। 17वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखेंगे 18वां प्रश्न, ट्विन डेफिसिट समस्या का अर्थ एक देश में निम्नलिखित का होना है। ऑप्शन ए, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू खाता घाटा। ऑप्शन बी, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च राजस्व घाटा। सी, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च शासन घाटा। डी, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च प्राथमिक घाटा। ट्विन डेफिसिट से यह सवाल पूछा गया है। इसका सही उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू खाता घाटा। जिस अर्थव्यवस्था में ये दोनों घाटे एक साथ पाए जाएं तो उस स्थिति को ट्विन डेफिसिट कहते हैं, यानी कि दोहरा घाटा। देखेंगे अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ष सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 3 लाख करोड़ है, राजस्व घाटा 1.5 लाख करोड़ है और ब्याज भुगतान 80,000 करोड़ है, उस वर्ष सरकार का प्राथमिक घाटा कितना है? ऑप्शन ए, 70,000 करोड़। बी, 23,000 करोड़। सी, 2,20,000 करोड़। डी, 1,50,000 करोड़। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2,20,000 करोड़। प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि 3 लाख करोड़ में से ये इसको हम घटा देंगे, ब्याज भुगतान को यानी कि 80,000 को घटा देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यय की कौन सी मद योजना व्यय का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, कृषि। बी, सेना। सी, उद्योग। डी, समाज सेवाएं। 20वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा बी, सेना। 21वां प्रश्न देखेंगे, बजट प्रभाव से आशय है। ऑप्शन ए, आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर नीतियों का प्रभाव। बी, संसाधनों के आवंटन पर सरकारी व्यय का प्रभाव। सी, निजी क्षेत्र की आय और संपत्ति के वितरण पर कर नीतियों का प्रभाव। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी, डी ऑप्शन आपके यहाँ हैं, बाकी 2 ऑप्शन आपके यहाँ हैं।
21वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ए, बी और सी, डी यहाँ हैं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर नीतियों का प्रभाव। यह संबंधित होगा बजट प्रभाव से। अगला प्रश्न देखेंगे। घाटे के बजट की स्थिति में जब घाटा की भरपाई करों से की जाती है वह बजट कहलाता है। ऑप्शन ए असंतुलित बजट, बी अधिशेष बजट, सी संतुलित बजट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 22वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलित बजट। देखेंगे 23वां प्रश्न। वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर केलकर की अध्यक्षता वाले कार्यबल द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। जो पहला है प्राथमिक घाटा 2008-9 तक समाप्त कर दिया जाए। दूसरा है वित्तीय घाटा जीडीपी के 3% तक कम किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं अथवा हैं, नीचे दिए गए कूट से चयन करें। ए बी सी डी आपके विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। देखेंगे अगला प्रश्न। जेंडर बजटिंग से तात्पर्य है ऑप्शन ए महिलाओं के लिए एक पृथक बजट, बी महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण, सी महिलाओं के प्रति भेदभाव के लिए एक उपकरण, डी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पृथक बजट। 24वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण। ध्यान दीजिएगा ये 1884 में ये जेंडर बजटिंग लाई गई थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में लाई गई थी। देखेंगे 25वां प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा घाटा युग्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, बी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, सी बजट घाटा और राजकोषीय घाटा, डी चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। 25वां प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। 26वां प्रश्न देखेंगे। अभिकथन ए राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा अति वांछनीय है। तर्क आर बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार के वित्त को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है। आपके कूट ए बी सी डी दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद सही उत्तर दीजिएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रत्येक मद के पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए निष्पन्नता बजट, ऑप्शन ए निष्पन्नता बजटन, बी नव बजटन, सी डेबिट या नामे बजटन, डी शून्य आधार बजटन। 27वां प्रश्न देखिए। यदि आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा।
इस प्रश्न में सही जो आंसर हो जाएगा वो डी है, शून्य आधार बजटन। 28वां प्रश्न देखेंगे। भारत की सरकार के ऋण दायित्व यानी कि सरकारी देयताएं जो 1 2 3 4 करके हैं, जो कि हैं राज्य भविष्य निधि, लघु बचतें, प्रारक्षित निधियां तथा जमा राशियां, भारत की समेकित निधि। इसमें कूट दिए गए हैं 1 2 3 4। इसमें से कौन सा युग्म सही होगा उसके लिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद सही उत्तर चुनिए। प्रश्न था भारत की सरकार के ऋण दायित्व यानी कि सरकारी देयताएं, इसमें आपको चुनना है कि कौन कौन सी देयताएं शामिल हैं इसमें। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 1 2 और 3। देखेंगे 29वां प्रश्न। संघीय सरकार के राजस्व खाते में योजना व्यय में समाविष्ट है। 1 आर्थिक सेवाएं, 2 सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं, 3 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान, 4 है लोक उद्यमों के वित्त पोषण हेतु ऋण और अग्रिम राशि। कूट आपके दिए गए हैं ABCD, इसमें से कौन शामिल होगा उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद उत्तर चुनिए। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही हैं। देखेंगे 30वां प्रश्न। चालू आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अर्थात बजट में अस्थायी अंतराल को भरने का अल्पकालिक ऋण कौन सा है? ऑप्शन ए है निधिबद्ध ऋण, बी अनिधिबद्ध ऋण, सी शोधनीय ऋण, डी है अशोधनीय ऋण। 30वां प्रश्न देखिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी अनिधिबद्ध ऋण। 31वां प्रश्न देखेंगे। शून्य बजट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है? 1 2 3 4 करके है, जो कि है व्यय की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है। 2 व्यय के किसी भी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है। 3 प्रत्येक मद के व्यय की हाशिए पर या सीमांतिक वृद्धि की जाती है। 4 है जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो बजट की अधिकांश मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है। कूट आपके ABCD करके हैं, जो कथन आपको सही लगता हो, प्रासंगिक लगता हो, उसको आप शामिल कीजिएगा, उसके बाद अपना उत्तर आप चुनिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन सी। देखेंगे 32वां प्रश्न। केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजना राजस्व व्यय में शामिल है। जो पहला है ब्याज का भुगतान, 2 उपदान, 3 सहायता अनुदान, 4 सार्वजनिक उद्यमों को ऋण। कूट इस प्रकार दिए गए हैं, ABC यहाँ है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ है जिसमें 1 2 3 और 4 शामिल किए गए हैं, बाकी 3 यहाँ हैं। इसको पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 और 3 सही हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो शेष रहेगा। ऑप्शन ए राजस्व घाटा, बी सकल प्राथमिक घाटा, सी पूंजीगत घाटा, डी बजटीय घाटा। 33वां प्रश्न देखिए।
जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा बी, सकल प्राथमिक घाटा। 34वां प्रश्न, राज्य सरकारों को सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया जाता है। पहला है बाजार ऋण के द्वारा, दूसरा करेंसी के मुद्रण द्वारा, तीसरा केंद्र सरकार से ऋण द्वारा, चौथा विदेशी ऋण के द्वारा। कूट इस प्रकार दिए हुए हैं ABCD, उसको आप चुनिए। इसमें सही आंसर होगा सी, 1 और 3 सही हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, संघ बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2009-10 में, बी 2010-11 में, सी 2011-12 में, डी 2008-9 में। इसका सही उत्तर दीजिए। जी हाँ, संघ बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम 2011-12 में हुआ था। उस समय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी जी 2011-12 में वित्त मंत्री थे। उस वित्तीय वर्ष में प्रभावी राजस्व घाटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखेंगे 36वां प्रश्न, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तादात्म्य रखता है। ऑप्शन ए बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं, बी कुल परिव्यय माइनस प्राप्त आय, सी बजट घाटा माइनस लोक उधार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 36वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बजटीय घाटा और सरकारी बाजार उधार और देयताएं। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजस्व घाटा, जो कि राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा से दर्शाया गया है, बी प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, सी कुल प्राप्तियां, जो कि राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत प्राप्तियां से दर्शाया गया है, डी राजस्व प्राप्तियां बराबर कर राजस्व प्लस करेतर राजस्व। इसमें सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे 38वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी 112, डी 122। 38वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही आंसर होगा अनुच्छेद 112। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में राजकोषीय घाटे का सही माप निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजस्व व्यय का आधिक्य, ऑप्शन बी कुल राजस्व प्राप्तियां जमा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य, सी कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य, डी कुल ब्याज भुगतानों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य। प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखेंगे 40वां प्रश्न, संतुलित बजट गुणक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए स्वायत्त करों के मामले में संतुलित बजट गुणक का मूल्य इकाई के बराबर होता है,
बी अनुपातिक करों के मामले में संतुलित बजट गुणक का मूल्य इकाई से कम होता है। सी संतुलित बजट गुणक का मूल्य सदैव इकाई के बराबर होता है, चाहे कर स्वायत्त हो या अनुपातिक हो। डी सरकारी व्यय गुणक का मूल्य कर गुणक के मूल्य से ज़्यादा होता है। आप पढ़ना चाहें तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलित बजट गुणक का मूल्य सदैव इकाई के बराबर होता है, चाहे वह स्वायत्त हो या अनुपातिक हो। देखेंगे 41वां प्रश्न, जिस घाटे के बजट में घाटे को करों के जरिए पूरा किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संतुलित बजट, बी असंतुलित बजट, सी अतिरेक या रोकड़ बाकी बजट, सी शून्य आधार या जीरो बेस बजट। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संतुलित बजट, यानी सरकार जितना व्यय कर रही है उतना करों से प्राप्त राजस्व से पूरा हो जा रहा है। देखेंगे अगला प्रश्न 42वां, विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वस्तुओं का निर्यात, बी एक तरफी या अप्रतिदत्त प्राप्तियां, सी पूंजीगत प्राप्तियां, डी चालू प्राप्तियां। 42वां प्रश्न देखिए, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूंजीगत प्राप्तियां। देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, बी मनमोहन सिंह, सी वीपी सिंह, डी यशवंत सिंह। 43वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये वित्त मंत्री थे जिस समय शून्य आधारित बजट यानी कि 1987-88 में पारित किया गया था। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए परिसंपत्ति निर्माण पर व्यय, बी ब्याज भुगतान, सी सार्वजनिक कर से प्राप्त राशि, डी सरकार द्वारा लघु बचत से संग्रह। 44वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न, किसानों को ऋण में राहत देना भाग है। ऑप्शन ए योजना व्यय का, बी गैर योजना व्यय का, सी विकास व्यय का, डी रक्षा व्यय का। 45वां प्रश्न पढ़िए, किसानों को ऋण में राहत देना किस चीज़ का भाग है? इसमें सही जवाब हो जाएगा गैर योजना व्यय का, ऑप्शन बी। देखेंगे अगला प्रश्न, जब सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो बजटीय घाटा होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनिर्धारित। 46वां प्रश्न देखिए, जी हाँ, 46वें में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। 47वां प्रश्न, भारतीय बजट के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अवधारणा का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, जो कि
पहला है आय का घाटा, दूसरा बजटीय घाटा, तीसरा वित्तीय घाटा और चौथा है प्राथमिक घाटा। आपके ऑप्शन आगे मिलेंगे यहाँ। ए बी सी डी इस प्रकार हैं। आप एक बार फिर से इन तथ्यों को देख लीजिए, जो कि है आय का घाटा, बजटीय घाटा, वित्तीय घाटा और चौथा है प्राथमिक घाटा। आप वीडियो को पॉज करके ये नंबरिंग ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आगे आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे 48वां प्रश्न। शून्य आधारित बजट प्रणाली निम्नलिखित में से किसको महत्व देती है? ऑप्शन ए असीमित हीनार्थ प्रबंधन, बी व्यय के इतिहास को नकारते हुए बजट की तैयारी, सी ए तथा बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है शून्य आधारित बजट प्रणाली निम्नलिखित में से किसको महत्व देती है? 48वां प्रश्न। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी व्यय के इतिहास को नकारते हुए बजट की तैयारी। 49वां प्रश्न देखेंगे। यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित न हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए साख अनुदान, बी अनुपूरक अनुदान, सी लेखा अनुदान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 49वां प्रश्न देखिए। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा लेखा अनुदान, ऑप्शन सी। 50वां प्रश्न। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है। ऑप्शन ए आयगत घाटा, बी प्राथमिक घाटा, सी मौद्रिक घाटा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक घाटा। अभी के लिए इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न हैं। बाकी के प्रश्न पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।